तो देखो, पहले तो मैं बुक 2 के बारे में बताता हूँ। बुक 2 का नाम है आर्थिक, है ना, आर्थिक व्यवस्था। भारत की आर्थिक व्यवस्था मतलब भारत का आर्थिक विकास। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो अर्थव्यवस्था क्या चीज है? तुम्हें मालूम है, इस भारत देश के अंदर या किसी भी स्थान पर एक व्यक्ति किसी भी चीज को खरीदता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति उस चीज को बनाता है, उस पर अपना पैसा लगाता है और लाभ इकट्ठा करता है। और एक देश के अंदर सरकार अलग अलग तरह के कायदे कानून बनाती है, लोगों पर टैक्स लगाती है, चीजों पर टैक्स लगाती है और अपनी इनकम बनाती है। एक देश के अंदर अस्पतालों का निर्माण करवाया जाता है, सरकारी स्कूल बनवाए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, नए नए कारखाने बनते हैं, नई नई कंपनीज खुलती है, बहुत सारे काम होते हैं, है ना, दुनिया भर के काम होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की, ना कि मैं इतने सारे काम की बात कर रहा हूं। तो तुम सोच रहे होंगे फिर मैंने इतनी सारी चीजें क्यों दोहरा दी बेमतलब में, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। भाई दोहराई है तो कुछ तो वजह रही होगी। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक देश के अंदर की स्थिति। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारी भारत सरकार ने कोई कानून बना रखा है और वो कानून भारत के अंदर लागू होगा या किसी और देश में लागू होगा? अपने भारत के अंदर लागू होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कानून हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया है, अर्थात हमारी सरकार ने बनाया है, तो हमारी ही अर्थव्यवस्था में लागू होगा, ना कि किसी और की अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये एक सीमा होती है जिसके अंदर हम अपनी गतिविधियां करते हैं, जिसके अंदर मैं अपनी गतिविधि कर रहा हूं, जिसके अंदर तुम अपनी कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हो, जिसके अंदर तुम्हारे मम्मी पापा कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जरा सोचकर देखो, अगर हमारे देश को हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है? अच्छी तो नहीं है। माना कि हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले कई सालों से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन आए। मैं ये भी मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है और तुम भी ये बात मानते हो, लेकिन आज भी हमारे देश में गरीबी देखने को मिलती है। गरीबी समझते हो ना भाई? गरीबी तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, गरीबी किसे कहते हैं। अगर तुम भारत में रहते हो और अगर तुम्हें गरीबी के बारे में नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भारतीय कहलाने का हक है, ठीक है। अगर भारतवासी हो तो गरीबों को समझो, गरीबी को समझो कि गरीबी क्या चीज होती है। अभी भी तुम्हें मालूम है भारत के अंदर बेरोजगारी दुनिया भर की है। भाई बेरोजगारी भी तुम्हें समझ में आती होगी, है ना। जब घर पर कोई भी व्यक्ति कोई काम धाम नहीं करता है, घर पे बैठकर क्या मारते हैं? मक्खियां, उसे कहते हैं बेरोजगार। तो बेरोजगारी भी समझ में आती होगी। अगर बेरोजगारी भी नहीं समझ में आती है तो तुम्हें फिर से भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। जनसंख्या ले लो, महंगाई ले लो, वस्तुएं ले लो, कर ले लो, दुनिया भर की हालत खराब हुई पड़ी है हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मुझे बताओ, क्या हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के मुकाबले, हमारी अर्थव्यवस्था चाइना के मुकाबले, हमारी अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था है? नहीं भाई, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतरीन अर्थव्यवस्था नहीं है। तो क्या सिर्फ इतना कहना ठीक होगा कि बेहतरीन नहीं है? हमें देखना भी तो चाहिए ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था एक अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो वो सारी बातें हम पढ़ेंगे इस बुक के अंदर कि आखिर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है तो कैसी है, और अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अच्छा जी, भारत की अर्थव्यवस्था तो भाई बहुत पुरानी है। माना कि हमें हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 1947 में, है ना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था तभी बनी थी? उससे पहले नहीं चल रही थी? भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो पहले से चली आ रही है ना। 1947 से पहले का डाटा देखो, 1947 के बाद का डाटा देखो, क्या अर्थव्यवस्था नहीं थी? इसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था चली और इससे पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था चली। क्वेश्चन ये है कि फिर हम कहां से पढ़ें?
हम कहां से पढ़े, तो ध्यान रखना अर्थव्यवस्था तो पहले भी चल रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से किसके हाथ में थी, अंग्रेज सरकार के हाथ में, है ना। देश हमारा क्या बना हुआ था, गुलाम, ठीक है। तो वो बातें हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत की आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो इतना पुराने में नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, 1940 से 47 से आगे का डाटा हम पढ़ेंगे, और वो भी कौन सा वाला, जिसका लेना देना इकोनॉमिक्स से है। तो तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि बुक के अंदर पढ़ने की क्या जरूरत है ना। हमें बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है ना। हमें बुक के अंदर मिलेगा भारत के अंदर बेरोजगारी, बेरोजगारी समझते हो। हमें बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगा भारत के अंदर गरीबी, गरीबी समझते हो। तुम्हें बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगा भारत का औद्योगिक ढांचा, मतलब कंपनीज, कारखाने, ये सब, है ना। भारत का कुल मिलाकर विकास। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर बेसिकली तब की बात हमें बता रहा है। मुझे बताओ, जब हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब 1947 की बात करते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं, है ना। ये बात तो तुम्हें मालूम है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। क्या हमारे देश की स्थिति उस समय बेहतर थी, या आज पहले के मुकाबले काफी बेहतर बन चुकी है? भाई बच्चा भी बता देगा कि आज हमारे देश की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत सुधर चुकी है। परिवर्तन तो आया है, ये बात मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, परिवर्तन तो खूब आया है। लेकिन क्या ये परिवर्तन पर्याप्त मात्रा में है? नहीं। अगर पर्याप्त मात्रा में होता तो आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती। मैं ये कह रहा हूं सुधर चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट बन चुकी है, सिर्फ सुधरी है। भाई तुम ये भी तो देखो, तुम तुलना किससे कर रहे हो, 1947 से। 1947 में ना तो हमारी कृषि का क्षेत्र इतना अच्छा था, ना ही हमारे पास नई नई तरह की कंपनीज, नई नई इंडस्ट्री, नए नए तरह के कारखाने थे, कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि 1947 में जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारे देश की स्थिति कैसी थी। तो मुझे बताओ, हमारे देश की स्थिति अच्छी थी या बुरी थी? भाई सीधी बात है, बुरी थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था हमारी हो चुकी थी। क्योंकि कौन लोग जा चुके थे? अंग्रेज सरकार जा चुकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा देश छोड़कर जा चुकी थी, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हमारे हाथ में थी। फिर हमने उसको धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करी, ठीक है। एकदम से नहीं, धीरे धीरे सुधार आया। लेकिन हाँ, उस समय तो बहुत कमी थी, हमारे देश के अंदर बहुत कमी थी। अभी देखते हैं कैसे। तो पहले अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 डालो। नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया है और बड़ा है, लिखो स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि अर्थव्यवस्था क्या चीज है। एक देश की एक सीमा अर्थव्यवस्था में आती है। एक देश के अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया उसकी अर्थव्यवस्था में आती है। एक देश की सरकार अर्थव्यवस्था में आती है। मतलब अर्थव्यवस्था और कुछ नहीं है, एक देश की दुनिया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग है, हमारी अर्थव्यवस्था अलग है, चाइना की अलग है, रूस की अलग है, सबकी अपनी अपनी होती है भाई अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमी, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना है। देखो, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जब बात की जाती है तो हमारा देश जाना जाता है कृषि के लिए। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। हमारा देश किस चीज के लिए जाना जाता है आज भी? एग्रीकल्चर के लिए। आज भी हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना उत्पादन किया जाता है कृषि के अंदर। लेकिन
क्या आज जो कृषि की हमारे पास नई नई तरह की टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरह की मशीन्स हैं, कितने बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइजर्स हैं, क्या उस समय थे? उस समय तो नहीं थे भाई। तो क्या हमारी कृषि की हालत उस समय बेहतरीन थी? नहीं थी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश में कृषि की क्या हालत थी। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि। तो देखो सेकंड बुक में टोटल लिखने का काम है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं मैं इतना बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा कि बस घर पर एक बार इसको रीड आउट करना, बस एक बार, और ना भी करना तो भी चल जाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। थ्योरी की बुक के अंदर ना भी रीड करो ना तो भी बस टेस्ट से पहले 15 मिनट पहले हल्का सा पढ़ लेना पॉइंट्स, बस सारी बातें याद आ जाएंगी, सारी की सारी बातें। ठीक है, हर एक चीज को मैं 3 बार रिपीट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम 3 बार में लिख लोगे। दूसरी चीज, तुम्हें बुक से बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें मैं लिखाऊंगा, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, सब इसी से बनेंगे। ठीक है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज काम चलता है। तो पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि की क्या हालत थी, है ना। आखिर हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कृषि है। तो हमें ये जानना भी तो जरूरी है क्या कृषि की पोजीशन अच्छी थी या बुरी थी। तुम खुद ही सोचकर बताओ, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, उस समय कृषि की हालत अच्छी थी या आज अच्छी है? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज सबसे बढ़िया है, लेकिन आज जो हमारी कृषि की हालत है ना, वो उस समय के मुकाबले तो बहुत ही बेहतरीन है। तो कुल मिलाकर उस समय कृषि की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। कब बात हो रही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, उत्पादकता में कमी। अब एक नया वर्ड आ गया, उत्पादकता, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या बोला जाता है भाई? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कहते नहीं है यार प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, उत्पादन कैसा चल रहा है, वो कहता है यार कुछ भी नहीं चल रहा, भूखा मर रहा हूं मैं, तो खाने को देगा मेरे को? तो कहता है नहीं यार मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो उत्पादकता का मतलब होता है कि हम अपना प्रोडक्शन का लेवल कितना ऊपर लेकर जा रहे हैं। मुझे बताओ, जब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि केवल एक चीज से नहीं चलती, मजदूरों से। कृषि को चलाने के लिए पानी चाहिए, कृषि को चलाने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, कृषि को चलाने के लिए अलग अलग संसाधन चाहिए, कृषि को चलाने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, कृषि को चलाने के लिए जमीन चाहिए। क्या इतने बढ़िया बढ़िया और उच्च मात्रा में संसाधन उस समय उपलब्ध थे? नहीं थे। तो क्या अच्छी कृषि थी? नहीं थी। तो बताओ, कृषि की उत्पादकता में कमी तो आएगी। उस समय कितनी कमी थी? मैं तुम्हें एक डाटा देकर बताता हूं, मेरे पास एक रियल डाटा है। ठीक है, तुम यकीन नहीं करोगे, अगर हम 1947 में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन था सिर्फ और सिर्फ 64 लाख टन। मायने रखता है, 64 लाख टन। ठीक है, कितना था? जबकि 2008 का अगर डाटा तुम उठा के देखो तो गेहूं का उत्पादन हो गया 808 लाख टन। 808 लाख, देखो, दुगना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना भी नहीं, कितने गुना, है ना। कितने जबरदस्त तरीके से उत्पादन हमारा बढ़ा है आज और उस समय के मुकाबले। तो मुझे बताओ, उस समय उत्पादकता में कमी थी ना? ये कमी का ही तो असर है। उस समय हमारा प्रोडक्शन का लेवल उतना अच्छा नहीं होता था जितना अच्छा आज है। उसके कई सारे कारण हैं। आज हमारे पास पानी के कई सारे संसाधन हैं, आज हमारे पास अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिससे कटाई की जा सकती है बहुत तेजी से। आजकल हमारे पास ट्रैक्टर है। ठीक है, तो बहुत सारी नई नई तरह की चीजें ऐसी हैं जिससे आज हम खेती करते हैं और जो उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो उत्पादकता में कमी की वजह से कृषि की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी। ठीक है, तो लिखो
मैं 3 बार रिपीट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं तुम आराम से लिख लोगे। तो लिखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्पादकता में काफी कमी आई थी। उत्पादकता में काफी कमी आई थी। काफी कमी आई थी। मुझे बताओ, इतनी कम उत्पादकता थी, इतना कम उत्पादन कर रहे थे कि लोग, पता है हमारे देश की कृषि को क्या बुलाते थे? वो बुलाते थे पिछड़ा हुआ देश, या फिर हम कह सकते हैं पिछड़ी हुई कृषि। तो इसको बोला जाता था पिछड़ी कृषि व्यवस्था। क्या बोला जाता था? पिछड़ी कृषि व्यवस्था। पिछड़ी का मतलब होता है बैकवर्ड। यार ये तो पुराने तकनीक से काम करता है, पुराने ख्यालों में जी रहा है, पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी नया कर ही नहीं रहा है, मतलब इसकी सोच कैसी है? पिछड़ी हुई है, ऐसे बुलाते थे हमें। तो लिखो, काफी कमी आई थी जिसे पिछड़ी कृषि व्यवस्था कहा जाता था। जिसे पिछड़ी कृषि व्यवस्था कहा जाता था। मतलब हमारे उत्पादन की स्थिति इतनी बुरी थी कि हम इस कृषि को क्या कह सकते थे? पिछड़ी कृषि व्यवस्था। लिख लो, जिसे पिछड़ी कृषि व्यवस्था कहा जाता था। लिखो, यदि हम, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैंने 2008 का कंपैरिजन किससे करा है? 1947 से। ठीक है, तो लिखो, ये इसी में चल रहा है। यदि हम 1947 की तुलना 1947, यदि हम 1947 की तुलना, यदि हम 1947 की तुलना 2008 से करें, मतलब कौन से साल से कर रहे हैं? 2008 से, है ना। यदि हम 1947 की तुलना 2008 से करें तो हमें पता चलेगा कि, तो हमें पता चलेगा कि उत्पादकता में कितनी कमी थी। तो हमें पता चलेगा कि उत्पादकता में कितनी कमी थी। उत्पादकता में कितनी कमी थी। अब मैं तुम्हें ये वाला रियल एग्जांपल लिखाऊंगा। हमेशा ना एग्जांपल को एक लाइन छोड़कर लिखो, टीचर को भी देखो कितना अच्छा लगेगा चेक करने में, उसे पता चल जाएगा कि इसने पहले तो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, अब एग्जांपल को एक लाइन छोड़कर लिखा है, तो उसे भी एग्जांपल क्लियर दिखाई देगा और बढ़िया अच्छा लगेगा और बड़ा भी दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तरीका होता है टेस्ट और पेपर करने का। ठीक है, तो एक लाइन छोड़कर अब लिखना है एग्जाम्पल। यही वाला एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इससे पता चल रहा है ना कि उत्पादकता में कमी थी। देखो, 1947 में तो सिर्फ 64 लाख टन प्रोड्यूस करते थे हम, जबकि 2008 में कितना प्रोड्यूस होने लगा? 808। मायने रखता है। ठीक है, तो लिखो, गेहूं का उत्पादन 1947 में, 1947 में गेहूं का उत्पादन 1947 में 64 लाख टन था। गेहूं का उत्पादन 1947 में 64 लाख टन था। कितना था? 64 लाख टन था। जबकि 2008 में 808 लाख टन था। जबकि 2008 में
808 लाख टन था। मतलब दुगनी वृद्धि नहीं हुई, 4 गुना वृद्धि नहीं हुई, कितने गुना वृद्धि हो गई बताओ जी। है ना, हद होती है, वृद्धि की हद होती है। हम क्या इतने माहिर हो गए कृषि के अंदर कि इतना अंधाधुंध कृषि कर रहे हैं? क्या दिन और रात कृषि करने में लगे रहते हैं? पता नहीं, हमें क्या लेना। खैर, हमें पढ़ने से मतलब है, ना कि खोज करने से। तो लिखो नंबर 2, दूसरी खासियत। ठीक है, मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है कृषि चाहे छोटे लेवल पे करो, चाहे बड़े लेवल पे करो, चाहे पूरे देश के लेवल पे करो, सबसे जरूरी चीज है सभी के साथ पानी। भाई बिना पानी के तो इंसान का काम नहीं चलता। ये तो फिर भी पौधा है ना। बड़े से बड़ा पेड़ और छोटे से छोटा पौधा भी क्या मांगता है सबसे पहले? पानी। तो पानी नहीं तो कुछ नहीं। और उस समय मुझे बताओ, पानी जब हम सप्लाई करते हैं पौधे के अंदर, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। देखो, मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए बता देता हूं कभी कभी, क्योंकि इंग्लिश में कोरिलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और बढ़िया रहता है कि तुम लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा आइडिया सा मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में जल्दी अटैक करते हैं, मतलब एकदम से समझ में आते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एकदम से हिंदी में समझ में आते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंचाई का मतलब होता है जब हम पौधे में या किसी प्लांट के अंदर पानी सप्लाई करते हैं। मुझे बताओ, क्या उस समय सिंचाई के इतने अच्छे संसाधन थे जितने आज है? नहीं थे। तो कृषि के अंदर हमें ज्यादातर किस पर निर्भर रहना पड़ता था? भाई ऊपर वाला ही देखे फिर तो क्या काम है, वर्षा। है ना, फिर तो भगवान के भरोसे ही रहती थी। नहीं है, और तुम्हें मालूम है भगवान का काम तो भगवान का ही होता है। अच्छी वर्षा मिलेगी, अच्छा उत्पादन होगा। वर्षा नहीं मिलेगी, नहीं उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिल पाएगा, और जरूरत से ज्यादा मिलेगी तो भी बेड़ा पार हो जाएगा किसानों का। समझ रहे हो ना, दुनिया भर की बारिश होना भी खतरनाक है, और जरूरत से कम होना भी खतरनाक है, और ना होना भी और भी खतरनाक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कृषि की एक खासियत और होती है कि कृषि हमेशा किस पर डिपेंड रहती है? वर्षा पर। आज तो खैर हमारे पास कई कई तरह के बांध लगाए जाने लगे, डैम्स बनाए जाने लगे, रिवर्स हैं, नहरें हैं। है ना, लेकिन उस समय इतने सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। तो दूसरी खासियत लिखो, लिखो उच्च संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, इसका मतलब मैं बता देता हूं। संवेदनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस कहते नहीं है यार, ये तो बड़ा सेंसिटिव है, इसको जरा सा उंगली टच कर ही गिर गया। है ना, तो इतना सेंसिटिव होते हैं कोई कोई। यहाँ पर संवेदनशीलता का मतलब है कृषि पूरी पूरी तरह से किस पर निर्भर करती थी? पानी पर निर्भर करती थी। पानी नहीं मिलेगा तो पौधे का मामला सेट। है ना, पानी मिल गया तो अच्छी बात है। तो उस समय हमें पानी के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था? वर्षा पर। और वर्षा तो भाई भगवान की देन है, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो फिर जान से जाएगी किसानों की। ठीक है, तो संवेदनशीलता का मतलब यहां पर ये भी कह सकते हो डिपेंडेंसी। कृषि की एक खासियत होती है कि सबसे ज्यादा वो किस पर डिपेंड करती है? वर्षा पर। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। है ना, अच्छी वर्षा मिलती थी किसानों को तो अच्छा उत्पादन होता था, और अगर अच्छी वर्षा नहीं मिल पाती थी तो उत्पादन भी बेकार होता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में जब अंग्रेज सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने हर एक फायदे की चीज अपने लिए करी थी, भारत के लिए कुछ नहीं करा। अगर वो चाहते तो थोड़े बहुत सिंचाई के संसाधन लगवा सकते थे, लेकिन सिंचाई के लिए उन्होंने कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो किसानों को बेचारों को किस पर निर्भर रहना पड़ता था? वर्षा पर। ठीक है, तो लिखो कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। कृषि वर्षा पर, वर्षा समझते हो ना भाई, बारिश। कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसीलिए कृषि को अधिक संवेदनशील कहा जाता है। इसीलिए कृषि को अधिक संवेदनशील
कहा जाता है? कृषि को अधिक संवेदनशील कहा जाता है। संवेदनशील मतलब पूरा पूरा किस पर निर्भर करती है, किस पर भरोसा करती है? वर्षा पर। संवेदनशील कहा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई का, ब्रिटिश में बोर्ड पे लिख देता हूं क्योंकि नया शब्द है ना, मैं खुद देख लेता हूं पहले। ब्रिटिश शासन काल में मतलब जब किसका राज था? व्हाइट गवर्नमेंट का, मतलब कि विदेशी सरकार। ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से कृषि को किस पर निर्भर रहना पड़ता था? हमेशा वर्षा पर। आखिर भगवान ही उनकी सुनता था फिर, और शायद नहीं सुनता था। तो सिंचाई का कोई साधन भी नहीं था, तो कृषि के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता था? वर्षा पर। सीधी सी बात है। और वर्षा पर निर्भर तो भाई भगवान के ऊपर तो भगवान का ही काम होता है ना, भगवान अपनी मर्जी से करेंगे। तो कृषि के अंदर क्या पाई जाती थी? उच्च मात्रा में संवेदनशीलता, कि ये तो बहुत संवेदनशील है, अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वर्षा का काम तो वर्षा का ही है। फिर अब लास्ट लिखेंगे तो देखो, एक तो इनके पास पानी नहीं था करने के लिए, कृषि अगर करनी है तो कृषि करने के लिए इनके पास सही मात्रा में पानी नहीं था। ठीक है, और पानी था तो जमीनें नहीं थी, और जमीन और पानी भी थे। तो अब ये तीसरी दिक्कत आ रही है भाई, तीसरी दिक्कत बहुत ही बढ़िया है, ये तो हर जगह हो जाती है लड़ाई, है ना। तुम्हें मालूम है उस समय गरीब किसान हुआ करते थे, गरीब समझते हो ना, मेरी तरह गरीब किसान हुआ करते थे। तो भाई ना तो उनके पास अपनी जमीन थी, ना ही वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो कुछ और काम कर सकें। ठीक है, तुम्हारी तरह बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो देखो, गरीब किसान थे मेरी तरह और पढ़े लिखे नहीं थे तुम्हारी तरह। तो उनको पूरी पूरी तरह से क्या किया जाता था? उनका शोषण किया जाता था। शोषण का मतलब उनसे काम तो खूब करवाया जाता था, अंधाधुंध मेहनत करवाते थे। बड़े बड़े जो वहां के लोग हुआ करते थे, जिसको हम कहते हैं जमींदार, याद आया वर्ड? तुमने अपनी एसएसटी में ये शब्द जरूर सुना होगा, जमींदार। एक हुआ करते थे भूमि के स्वामी, मतलब जिनके पास क्या होती थी? अपनी भूमि होती थी। एक होते थे पूंजीदाता, पूंजीदाता मतलब जो मनी देते थे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े धुरंधर लोग होते थे जो गरीब किसानों को अलग अलग तरीके से शोषण करते थे, उनका, उनसे खूब गधे की तरह काम करवाते थे और उनको उनकी हिसाब से पेमेंट नहीं करते थे। और ये विरोध भी नहीं कर सकते, क्यों? इनमें इतना दम ही कहां है भाई, गरीब किसान है, इतना ही कुछ कर लेंगे, इनसे लड़ने की हिम्मत भी तो चाहिए उस समय। उस समय क्या होता था, सरकार की जो प्रणाली थी वो इतनी दमदार नहीं थी कि सरकार आके कंट्रोल करे। तो ये क्या करते थे? सरकार के एजेंट बने हुए थे, सरकार के क्या बने हुए थे? एजेंट बने हुए थे। ये वहां के किसानों के सबके सरकार की तरफ से काम करते थे। तो मजदूरों से खूब काम करवाया करते थे और उनको बिल्कुल भी उनके अनुसार पेमेंट करते ही नहीं थे। तो कई बार क्या होता था, किसानों के बीच और जो भूमि के स्वामी होते हैं, मतलब जो जमींदार होते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाया करती थी। भाई किसान क्या कर सकता है? किसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? खेती नहीं करेगा। तो वो वही करते थे, किसान लोग हड़ताल कर दिया करते थे और खेती नहीं करते थे। और खेती नहीं करते थे तो इसलिए हमारी कृषि की स्थिति और से बस से क्या होती चली गई? बदतर होती चली गई और बेकार हो गई स्थिति। क्यों? क्योंकि किसानों और भूमि के स्वामी के बीच क्या होने लगी थी? लड़ाई होने लगी थी। इसलिए हमारी कृषि की स्थिति और बेकार होती चली गई। तो तीसरा रीजन ये लिखना है, तीसरा रीजन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इसका हेडिंग ही बड़ा है। तो ये लिखो, किसान, किसान तथा भूस्वामी। भूस्वामी समझ जाओगे ना,
भूस्वामी का मतलब है भूमि के स्वामी, मतलब जिनके पास अपनी जमीनें हुआ करती थी। ये जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, जो जमींदार लोग होते थे, ये किसानों से ना जमीन पर काम करवाते थे, ना तो उनको उनके अनुसार पैसे देते थे, उनको बस थोड़ा बहुत क्या दे दिया करते थे, अनाज, जिनसे उनका क्या चलता रहता था, घर का गुजारा चलता रहता था बस। तो वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते थे किसान। तो बताओ, किसान विरोध नहीं करेंगे? करते थे भी, सारे के सारे किसान विरोध करते थे, और कई बार तो वो खेती छोड़ दिया करते थे इस चक्कर में। तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हमारे भारत का बहुत कुछ बिगड़ गया। ठीक है, तो किसान तथा भूमि भूस्वामी के बीच क्या होती थी? लड़ाई। लेकिन लड़ाई शब्द नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है स्वामी के बीच चोरी खाई। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं। चोरी खाई कहते नहीं है यार, इसके और इसके बीच में तो दीवार बनी हुई है, ये उसे पसंद नहीं करता, वो इसे पसंद नहीं करते, उस सेंस में सोचो। ये मत सोचो कि उनके बीच में एक चौड़ी खाई बनी हुई थी, नहीं, सेंस देखो कि उन दोनों के बीच में क्या बनी हुई थी? चौड़ी खाई, मतलब कट्टर दुश्मन बनते जा रहे थे दोनों एक दूसरे के। किसान कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, और भूमि के स्वामी ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहते थे? बस पैसा। वो किसानों को उनकी मात्रा के अनुसार पेमेंट करते ही नहीं थे, उनका पूरी पूरी तरह से क्या करते थे? शोषण करते थे, उनका गलत इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो लिखो, ब्रिटिश शासन काल में भूमि के स्वामी, ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में भूमि के स्वामी तथा किसानों के बीच, ब्रिटिश शासन काल में भूमि के स्वामी तथा किसानों के बीच, किसानों के बीच ब्रिटिश शासन काल में भूमि के स्वामी तथा किसानों के बीच चौड़ी खाई बन गई थी। किसानों के बीच चौड़ी खाई बन गई थी। चौड़ी खाई बन गई थी। यहां पर चौड़ी खाई का मतलब ये मत समझना कि उनके बीच में खाई बनी हुई थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बीच में लड़ाई, दुश्मनी, है ना, आपसी भेदभाव, है ना, अटपटी, वो सब होती रहती थी। किसानों के बीच चौड़ी खाई बन गई थी। समझ गए ना चौड़ी खाई का मतलब? लिखो इसी के अंदर, भूमि के स्वामी मतलब कि जिनके अपने पास जमीन थी, है ना। किसानों के पास क्या भाई? किसान तो गरीब है मेरी तरह, उनके पास ना अपनी जमीन है ना कुछ है। तो लिखो, भूमि के स्वामी केवल आय को अधिकतम करना चाहते थे। आय समझते हो ना? मैं बोर्ड पे बताता हूं, देखो, आय का मतलब होता है इनकम। भूमि के स्वामी केवल किस पर ध्यान देते थे? अपने पैसे पर। उनको क्या चाहिए था? बस पैसा। वो क्या करते थे? किसानों से खूब काम करवाते थे, उनको पैसे भी नहीं देते थे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहते थे? आय। कौन? भूमि के स्वामी। तो लिखो, भूमि के स्वामी केवल आय को अधिकतम करना चाहते थे। भूमि के स्वामी केवल आय को अधिकतम करना चाहते थे। केवल आय को अधिकतम करना चाहते थे। आय को अधिकतम करना चाहते थे। किसानों को जो मजदूरी मिलती थी, किसानों को जो मजदूरी मिलती थी, देखो मजदूरी देते तो थे, लेकिन उतनी नहीं देते थे कि किसानों का गुजारा भी चल सके, और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये जानते थे किसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? महीने भर कृषि को बंद करेंगे, 2 महीने बंद करेंगे, भाई एंड टाइम पर तो उन्हें कृषि करनी ही पड़ेगी। ये बात जानते थे भूमि के स्वामी, क्योंकि वो जानते थे इनमें दम तो है नहीं किसानों में कुछ जो सरकार तक पहुंच पाएंगे, है ना, और ना ये पहुंच सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय तक बंद रहती थी कृषि, फिर शुरू हो जाती थी कृषि। ठीक है, किसानों को जो मजदूरी मिलती थी, किसानों को
जो मजदूरी मिलती थी वह उनके लिए काफी नहीं थी। किसानों को जो मजदूरी मिलती थी वह उनके लिए काफी नहीं थी, जिसका प्रभाव कृषि के पिछड़ेपन पर जिसका प्रभाव कृषि के पिछड़ेपन पर, बोर्ड पे लिखा हुआ है पिछड़ापन, जिसका प्रभाव कृषि के पिछड़े, बोर्ड पे लिखा हुआ है पिछड़ेपन पर, पिछड़पन है ना, पन पर पड़ा है ना। मतलब हमारी कृषि की स्थिति और बेकार होती चली गई जब तक किसान और भूमि के स्वामियों के बीच लड़ाई चलती रही। ठीक है, और अक्सर इनके बीच में लड़ाई चलती ही रहती थी। ठीक है, तो देखो हमने कुछ पॉइंट देखे जिनको पढ़कर हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी कृषि की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं बुरी थी, है ना। कभी उत्पादकता की वजह से, कभी पानी की वजह से, और कभी किसानों की वजह से। किसानों की वजह से या भूमि के स्वामियों की वजह से। देखो किसानों की क्या गलती बेचारों की, वो तो काम करना चाहते थे लेकिन भूमि के स्वामी उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कृषि की। तो कृषि की स्थिति बहुत खराब थी। अब हम भारत के अंदर बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की। तो हेडिंग डालो। अब हमें देखना है कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। पहले तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है। कोई बात नहीं, पहले हेडिंग डाल लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो अब अगला हेडिंग है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र। तो ध्यान रखना हमारा जो क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र, उसकी भी हालत कुछ खास नहीं थी। पहले मैं तुम्हें बताता हूं औद्योगिक का मतलब क्या होता है। औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो तुम्हें ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या